नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं हमारे इस विशेष बुलेटिन में बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि पर जताई संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। अल्पसंख्यकों की हालत पर प्रधानमंत्री ने खुलकर रखी बात, जताई गहरी चिंता। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर भी चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले, क्लीन ट्रांसपोर्ट पर जोर। भारतीय रेलवे में 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 6,839 करोड़ रुपए मंजूर। संसद के बजट सत्र का समापन। दोनों सदनों में बजट प्रक्रिया के साथ जमकर हुआ विधायी कामकाज। वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। और पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति को लेकर भाजपा का ममता सरकार पर हमला। मांगा इस्तीफा, कहा घोटालों को दबाने के लिए शुरू कर देंगी दंगा फैलाना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे की। एक बार नजर डाल लेते हैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन की कुछ मुख्य बातों पर। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री का संबोधन जिसमें था म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण जान माल की हानि पर संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में घायल हुए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने वाला सेतु बताया पीएम ने। क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने के लिए एक प्रभावी मंच। और बैंकॉक विजन 2030 बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को साकार करेगा। होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी बताया गया कि साइबर अपराध, सुरक्षा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में फोरम की अहम भूमिका को बताया। और इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। प्रधानमंत्री ने दिया इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम करने का प्रस्ताव और साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के अनुभवों पर पायलट स्टडी करने का भी प्रस्ताव दिया। यूपीआई और बिम्स्टेक क्षेत्र में पेमेंट सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी का प्रस्ताव रखा गया। बिजनेस में सहयोग के लिए बिम्स्टेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रस्ताव भी दिया पीएम ने। हर साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया और स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं पर फिजिबिलिटी स्टडी का प्रस्ताव दिया बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। और साथ ही भारत में सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया। बिम्स्टेक क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। भारत हमेशा अपने मित्र देशों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्य करता है। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे निपटने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। भारत में बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। और बिम्स्टेक देशों में कैंसर केयर में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सहयोग देगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च और प्रसार के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
और साथ ही ये भी कहा कि किसानों के नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस के आदान प्रदान, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए भारत में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव है। स्पेस क्षेत्र में भारत की प्रगति को बिम्स्टेक देशों के साथ साझा करने को तैयार। बिम्स्टेक देशों के लिए मैन पावर ट्रेनिंग, नैनो सैटेलाइट के निर्माण और लॉन्च, युवाओं की स्किलिंग के लिए हम बौद्धि यानी बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को हर साल भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत के फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिम्स्टेक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय में भी स्कॉलरशिप स्कीम का विस्तार किया जाएगा। और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत, हमारे संबंधों को मजबूत नींव, ओडिशा की बौली यात्रा, बौद्ध और हिंदू परंपराओं के गहरे ऐतिहासिक संबंध, हमारी भाषाएं, ये सभी हमारी सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रतीक माने जाते हैं। इन संपर्कों को उजागर करने के लिए इस वर्ष भारत में पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। युवाओं के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए इस वर्ष बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट आयोजित की जाएगी। बिम्स्टेक हैकाथन और यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम की शुरुआत भी की जाएगी। और खेलों के क्षेत्र में भारत में इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट आयोजित करने का रखा प्रस्ताव। साथ ही बिम्स्टेक की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम पहले बिम्स्टेक गेम्स होस्ट करने की भी घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। गौरतलब है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और दोनों के बीच आपसी सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। ये बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। थाईलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर भूटान के प्रधानमंत्री टोबगे से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भूटान के साथ भारत की मित्रता बहुत मजबूत है। उन्होंने लिखा कि हम कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं। वॉट फोर थाईलैंड के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। 16वीं शताब्दी में निर्मित और ऐतिहासिक रतनकोसिन द्वीप जिले में स्थित सार्वजनिक शिक्षा केंद्र थाई चिकित्सा के लिए प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बैंकॉक में वॉट फोर को शहर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। 20 एकड़ में फैला ये मंदिर बैंकॉक के शीर्ष पर्यटक आकर्षण के रूप में ग्रैंड पैलेस के बाद दूसरे स्थान पर है। अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की और साथ ही उनसे आशीर्वाद लिया। शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए महात्मा बुद्ध वसुदेव कुटुंबकम की भावना के परिचायक रहे हैं। मंदिर परिसर में 1000 से अधिक अन्य बुद्ध प्रतिमाएं रखी गई हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आकर बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण को सुनकर आशीर्वाद प्राप्त किया। This temple is very important. Before that, we called Wat Po. This temple has been established at the end of the Ayutthaya period. लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति वाट फो का प्रभावशाली केंद्र बिंदु है।
150 फीट लंबी और लगभग 50 फीट ऊंची ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियों में से एक मानी जाती है। राजसी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा देखने लायक है और मंदिर के मैदान भी एक सुंदर शांतिपूर्ण सैर प्रदान करते हैं। लेटे हुए बुद्ध के चारों ओर एक गलियारा है जिसमें 108 कांस्य कटोरे हैं, जिनमें से प्रत्येक बुद्ध की 108 शुभ विशेषताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि इन कटोरों में सिक्के दान करने से धन और समृद्धि आती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जो जाता है वो शांति, सद्भाव और निर्वाण के रास्ते पर निकल पड़ता है। वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज की धरोहर में शामिल वॉट फू का ये मंदिर बैंकॉक के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और विश्व शांति का संदेश दिया। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, वॉट फू टेम्पल, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक समिट से इतर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से द्विपक्षीय मुलाकात की थी। इसको लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंताओं को रेखांकित किया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों के मामलों की गहन जांच करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। Prime Minister also met today with Professor Mohammed Yunus, the Chief Advisor of the Interim Government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में भूकंप से हुई क्षति पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शीघ्र बहाली के महत्व को भी रेखांकित किया। The Prime Minister offered condolences at the loss of life and the damage caused by the recent earthquake in Myanmar. The two sides exchanged views on India's ongoing efforts under Operation Brahma. The Prime Minister also underlined the importance of early restoration of the democratic process in Myanmar, including through credible and inclusive elections. And both leaders also agreed on the importance of cooperating on matters such as activities of insurgent groups along the borders, transnational crimes, and human trafficking also along the India-Myanmar border. और संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि लोकसभा में इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक सहित कुल 16 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के शोरगुल और नारेबाजी के बीच कहा कि बजट सत्र में 26 बैठकें हुई तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 173 सदस्यों ने भागीदारी की। ओम बिरला ने कहा कि सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया।
वहीं सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सहित 16 विधेयक पारित किए गए। तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि बजट सत्र में सदन की उत्पादकता 90% रही है। राज्यसभा में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 3 दिनों तक चर्चा हुई। बजट 2025-26 में भी सार्थक चर्चा हुई। 49 प्राइवेट मेंबर बिल आए। कुल 159 घंटे सदन चला, जिसमें 4 अतिरिक्त घंटे शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जबरन पारित कराया गया और ये विधेयक संविधान और सरेआम हमला है। बजट सत्र के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा सोनिया की टिप्पणी का उल्लेख किए जाने के बाद बिरला ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लोकसभा की कार्यवाही पर प्रश्न उठाना उचित नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य जो कि सदन की सदस्य रह चुकी है, वर्तमान दूसरे सदन की सदस्य है, द्वारा सदन के परिसर में ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि सदन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक जबरदस्ती पारित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा 13 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के 61 सदस्यों ने विचार रखा है। इस विधेयक पर 3 बार मत विभाजन हुआ, अतः इस विधेयक सदन के नियमों के अनुसार पारित किया गया। सदन की कार्रवाई पर एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रश्न उठाना उचित नहीं है और ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बगैर चर्चा किए और जबरन पारित कराए जाने के आरोपों का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने इस तरह के बयान को गलत बताते हुए कहा कि इस बिल पर सदन में रिकॉर्ड समय तक चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बिल पर पर्याप्त चर्चा न कराने और इसे जबरन पारित कराने की बात कही थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर रिकॉर्ड चर्चा होने के बावजूद इस तरह के बयान देना गलत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़ कर राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ। कई सांसद मेरे पास आए थे, आकर के मुझे कहा कि दूसरे सदन के एक सदस्य ने इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये एलिगेशन लगाया कि बिना चर्चा बुलडोज करके बिल पास किया गया है। इतना मेहनत करके, इतना देर तक चर्चा करके, नियम को, प्रोसेस को फॉलो करके काम करने के बाद तारीफ करने का जगह में कहता है बुलडोज करके बिल पास किया। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपका अनुरोध करता हूँ, आप थोड़ा एप्रोप्रिएट एक रूलिंग ऑर्डर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इन परियोजनाओं में ओडिशा से संबलपुर, जरापदा और तीसरी और चौथी लाइन, ओडिशा में झारसुगुड़ा, सासोन और तीसरी और चौथी लाइन, छत्तीसगढ़ में खरसिया, नया रायपुर और साथ में परमल कसा 5वीं और 6वीं लाइन और महाराष्ट्र में गोंदिया बल्हारशाह लाइन को दोहरीकरण शामिल है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा सुविधा में सुधार लाएंगी, लॉजिस्टिक लागत व तेल आयात को कम करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाएंगी। ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं।
95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे। और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज। 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा। That's why it's so very important to make this investment so that we can really give a cleaner country, cleaner environment to our next generations. ये इसी point of view से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को धोखाधड़ी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता। हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में दीदी की दादागिरी पूरा विश्व देख रहा है, वहीं बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को शॉपिंग मॉल बना दिया है। मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। हिंदी सिनेमा को अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले मनोज कुमार का आज मुंबई में निधन हो गया। मनोज कुमार पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। मनोज कुमार का जाना भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक युग का अंत है। मनोज कुमार के निधन पर उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने कहा कि मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल होगा। स्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से, आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति पर बनाई हुई उनकी फिल्में हमेशा यादगार रहेंगी। जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म, वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक, सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस एंड ही ऑल्सो जॉइंड बीजेपी फॉर सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बट ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। तो मैं भी जब यहाँ पार्लियामेंट में आई, यहाँ मथुरा की सांसद बनी, तो मुझे बहुत हमेशा फ़ोन में बात करते थे और पता करते रहते थे कि क्या क्या हो रहा है। एंड तब भी मैं बोलती थी कि आप वाई डोंट यू कंटिन्यू योर फिल्म मेकिंग, बनाइए, आपके जैसे फिल्म मेकर्स नहीं हैं आजकल। हाँ करूँगा बोला, बट इट्स वेरी सैड दैट ही इज़ नॉट देयर एनी मोर। उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर वर्किंग विद हिम इन सच वंडरफुल फिल्म्स, फर्स्ट स्टार्टेड विद सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना। सो गाना पिक्चराइज करने में भी ही वॉज एन एक्सपर्ट, उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से होगा। दोनों टीमों को 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार मिली हैं। ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को बेहतर करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगी। मुंबई और लखनऊ के बीच अब तक 6 मैच हुए हैं, जिसमें लखनऊ को 5 और मुंबई को सिर्फ 1 में जीत मिली है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि मुंबई इंडियंस ग्रुप मैचों में अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स को नहीं हरा पाया है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।